हिंदी घोस्ट स्टोरी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए भूतों की बहुत ही ज़्यादा डरावनी और बेहद खौफनाक कहानियाँ लेकर आ गया हूँ। लेकिन कहानियों पर हम आगे बढ़े उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारी अगली वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इन कहानियों का मज़ा ले सकें। और अब कहानियों की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरी पूरी फैमिली के साथ हुआ था, मगर इसमें हमारी गलती नहीं थी क्योंकि हमें तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था कि वहाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है। दरअसल दोस्तों, ये सब हमारे साथ तब हुआ जब हम एक नए घर पर शिफ्ट हुए थे जिसे हमने 17 लाख रुपए में खरीदा था। वो घर देखने में काफ़ी अच्छा और बेहतरीन था और हमारे पहले वाले घर से काफ़ी बड़ा था। बस उस घर से जुड़ी कुछ चीज़ें थी जो पहले से ही मेरे दिमाग में बार बार आती थी। उस घर के लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी दूसरा घर नहीं था और उस घर के आसपास में कई सारे पीपल के पेड़ थे। और दोस्तों, आप सबको तो पता ही है कि पीपल के पेड़ पर कई सारी नकारात्मक शक्तियों का वास होता है, मगर इतने बेहतरीन और सस्ते में मिल रहे घर के सामने हमने इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया था। 17 सितंबर 2007 को वो उस घर पर हमारा पहला दिन था। मेरी फैमिली में कुल 6 लोग हैं। मैं, मेरा छोटा भाई, मेरी माँ और पापा और हमारे दादा और दादी। अपने पुराने घर का सारा सामान हमने उस घर में शिफ्ट कर लिया था और उस दिन हम दोनों भाइयों के पास बस एक ही काम था, सारा सामान सही तरीके से उस घर पर सेट करना। तो हम दोनों उस घर में कमरों में साफ सफाई करके अच्छी तरह से सारा सामान सेट करने में लगे हुए थे। हमारी माँ किचन में काम कर रही थी और दादा दादी घर के बाहर टहल रहे थे। हम दोनों कमरे में सफाई कर ही रहे थे कि तभी माँ ने मेरे छोटे भाई को किसी काम से आवाज़ दी तो वो माँ के पास किचन में चला गया। अब कमरे में मैं अकेला सफाई कर रहा था और अभी मुझे कमरे में सफाई करते 5 मिनट ही हुए थे कि तभी मैंने कमरे में कुछ अजीब सी गंध महसूस की और वो गंध धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। तो मैंने कमरे में हर तरफ चेक किया, मगर मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे गंध आ सकती हो। मैं इस बारे में माँ को बताने के लिए कमरे से बाहर ही जाने वाला था कि तभी मुझे याद आया कि मैंने बेड के नीचे तो चेक ही नहीं किया था। तो क्योंकि अभी उस घर पर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ दिन की रोशनी में ही मैं कमरे की सफाई कर रहा था, मगर बेड के नीचे तो वैसे भी अंधेरा होता है। तो इसीलिए मैंने अपने बैग से टॉर्च निकाली और बेड के पास जमीन पर बैठकर मैंने टॉर्च मारी। तो मैंने देखा कि बेड के नीचे ब्लैक पॉलीथीन में लिपटा हुआ कुछ रखा था और उसी में से बहुत गंध आ रही थी। मैंने उसे खींचने की कोशिश की पर वो चीज़ बहुत भारी थी, मगर जैसे तैसे खींचकर मैंने उसे बाहर निकाला और फिर मैंने उसकी ब्लैक पॉलीथीन को हटाना शुरू किया। और फिर ब्लैक पॉलीथीन हटाते ही मैंने जो देखा वो देखते ही मेरी चीख निकल गई। मैंने देखा कि एक लाश उसी पॉलीथीन में लिपटी हुई थी जो बुरी तरह से सड़ चुकी थी और पॉलीथीन के हटते ही उस लाश में से सर फाड़ देने वाली गंध आ रही थी। मैं चीखते चिल्लाते हुए कमरे से बाहर निकला और मैं भागते हुए माँ के पास किचन में गया। मुझे इस तरह से घबराया हुआ देखकर माँ और मेरा छोटा भाई मेरे पास आ गए थे और माँ ने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर माँ और मेरा छोटा भाई भी काफ़ी घबरा गए और भागते हुए हम सब कमरे में पहुँचे। मगर कमरे में पहुँचकर मैंने जो देखा वो देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने देखा कि कमरे में ना तो वो लाश थी और ना ही वो अजीब सी गंध आ रही थी। कमरे में सब कुछ नॉर्मल था। वो देखकर माँ ने समझा कि मैं मजाक कर रहा हूँ और फिर माँ ने मुझे काफ़ी डांट लगाई और कहा कि आपके पापा को आने दो, अब वही आपको ठीक करेंगे। दोस्तों, उस वक्त चुप रहने के सिवा और मैं कर भी क्या सकता था। छोटे भाई को अपने साथ बुलाकर मैं वापस कमरे की सफाई में लग गया। हालांकि छोटे भाई ने मेरी बात को मेरा मजाक नहीं समझा और उसने मुझे समझाते हुए कहा कि भाई, हो सकता है ये आपका वहम हो,
मुझे पता था कि मैंने जो कुछ भी देखा था वो मेरा वहम नहीं था, मगर मैंने मेरे छोटे भाई की बात पर हाँ में सिर हिलाते हुए उससे कहा कि यह भी हो सकता है। शाम को जब पापा आए तो माँ हम सबके लिए चाय लेकर आई। चाय पीते हुए माँ पापा को सारी बात बता ही रही थी और कह ही रही थी कि मैं कितना बदतमीज हो गया हूँ कि तभी वॉशरूम से मेरे छोटे भाई के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर हम सब भागते हुए वॉशरूम के पास पहुंचे तो वॉशरूम में मेरा छोटा भाई बेहोश पड़ा हुआ था और उसके नाक से काफ़ी खून निकल रहा था। मैं उसको जल्दी से उठाकर कमरे में ले गया और मेरे पापा डॉक्टर को लाने के लिए चले गए और इसी बीच दादा दादी भी घर पर आ गए और सभी मेरे छोटे भाई के पास ही बैठे थे। सभी काफ़ी परेशान थे। छोटे भाई की नाक से खून का बहना बंद ही नहीं हो रहा था। तभी पापा डॉक्टर को लेकर घर पर आ गए और फिर डॉक्टर ने मेरे छोटे भाई को जल्दी से एक इंजेक्शन लगाया, जिससे कुछ ही देर में उसकी नाक से खून का बहना बंद हो गया। और फिर डॉक्टर ने कुछ टैबलेट्स दिए और फिर डॉक्टर चले गए। उसके बाद लगभग 15 मिनट में मेरे भाई को होश आ गया और होश आते ही वो जोर जोर से रोने लगा। सभी के पूछने पर उसने बताया कि वॉशरूम पर आईने में उसने एक बहुत ही भयानक चेहरा देखा है और उस भयानक चेहरे को देखते ही वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। और तभी जिस साये को उसने आईने में देखा था उस साये ने उसको बाल से पकड़ा और उसका सर दीवार पर पटक दिया, जिसके बाद मेरे छोटे भाई ने बताया कि और फिर उसे कुछ भी याद नहीं है। मेरे भाई की बात सुनकर मेरे साथ साथ बाकी सभी लोग भी काफ़ी घबरा गए, मगर मेरे पापा इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। और फिर मेरे पापा ने कहा कि क्या यार, तू भी अपने भाई के साथ रहते रहते उसी की तरह फालतू की बातें करने लगा है। हो जाता है कई बार नाक से खून आने लगता है और कमजोरी की वजह से तू बेहोश हो गया था। अभी आराम कर चुपचाप। ये बोलकर पापा वहां से चले गए, मगर मैंने मेरे भाई को संभालते हुए उससे कहा कि परेशान मत हो, मुझे तेरी बात पर यकीन है। इस घर में जरूर कुछ तो गड़बड़ है। ये कहकर मैं वहां से चला गया। उसी रात जब हम सब सो रहे थे तब मैं और मेरा छोटा भाई एक साथ ही सो रहे थे, तो आधी रात तकरीबन 2 बजे मेरे दादी के जोर जोर से रोने की आवाज़ से हम दोनों की आंख खुल गई। हम दोनों जल्दी से उठकर कमरे से बाहर निकले तो मैंने देखा माँ पापा भी अपने कमरे से बाहर आ गए थे। फिर हम सब भागते हुए दादा दादी के कमरे में गए तो वहाँ हमने देखा कि मेरे दादा ने दादी की गर्दन को कसकर दबा रखा था और दादा की आंखें बिल्कुल लाल थी और उनका चेहरा भी काफ़ी सूजा हुआ था। हम सब ने जल्दी से दादा को दादी से दूर किया और मैं दादी को लेकर दादा के कमरे से बाहर आ गया और मैंने दादी को एक गिलास पानी पीने के लिए दिया, मगर मेरे दादा के जोर जोर से चीखने और अजीब तरह से गुर्राने की आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी। और तभी दादा ने मेरे पापा की गर्दन पकड़ ली और पापा को जमीन पर गिरा दिया। दादा ने पापा की गर्दन को इस तरह से दबा रखा था कि पापा की गर्दन पर दादा के नाखून घुस चुके थे। पापा की सांस अटकने लगी थी। मैंने और मेरे छोटे भाई ने मिलकर दादा को पापा से दूर किया और माँ से पापा को कमरे से बाहर ले जाने के लिए कहा। माँ पापा को संभालते हुए कमरे से बाहर ले गई और तभी हम दोनों ने दादा को झटके से बेड पर गिरा दिया और इससे पहले कि वो किसी को नुकसान पहुंचाते हम दोनों भाई कमरे से बाहर आ गए और हमने कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। मगर दादा कमरे में जोर जोर से चीख चिल्ला रहे थे और दरवाजे को पीटे जा रहे थे। हम सब घर पर एक साथ बैठे थे। तभी मेरी दादी ने कहा कि दादा पर किसी बुरी आत्मा का साया है और अगर वक्त रहते कुछ ना किया गया तो वो आत्मा दादा को मार डालेगी।
दादी की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने दादी से पूछा कि तो फिर दादी हमें क्या करना चाहिए। तब मेरी दादी ने कहा कि वो एक ओझा को जानती हैं जो भूत प्रेत और बुरी आत्माओं को भगाता है और हमें अभी उसे यहाँ लाना होगा। दादी की बात सुनकर पापा फौरन हम सबको लेकर उसी ओझा के पास पहुंचे और फिर ओझा को सारी बात बताकर उसे घर ले आए। उस ओझा ने घर पर दाखिल होते ही कहा कि इस घर पर एक जिन्न का वास है जो इस घर में रहने वाले हर आदमी को जान से मार डालेगा। उस ओझा की बात सुनकर हम सब काफी डरे हुए थे और फिर जैसे ही हम घर के अंदर पहुंचे तो मैंने नोटिस किया कि घर पर सब कुछ नॉर्मल था और दादा की भी चीखने और गुर्राने की आवाजें हमें सुनाई नहीं दे रही थी। फिर ओझा को साथ लेकर हम सब दादा के कमरे में पहुंचे और कमरे में हमने देखा कि दादा की आंखों की पुतलियां टंग चुकी थी और दादा की जीभ उनके मुंह से बाहर निकली हुई थी। वो देखकर मैं बिल्कुल सन्न पड़ गया। तभी दादी जोर जोर से रोते बिलखते हुए दादा के शरीर को हिलाने डुलाने लगी। दोस्तों, दादा की बुरी तरह से मौत हो चुकी थी। हम सबकी आंखों में आंसू थे और मैं बेहद ही डरा हुआ था। तभी उस ओझा ने कहा कि इनकी लाश को जल्दी से जल्दी इस घर से बाहर निकाल दो, वरना वो जिन्न इनकी आत्मा पर कब्जा कर लेगा। ओझा ने कहा कि इनका जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार कर दो और अब आप में से कोई भी इस घर में वापस मत आना। फिर हम सभी उसी वक्त दादा के मृत शरीर को लेकर उस घर से बाहर आ गए और हमने दादा का अंतिम संस्कार किया और वापस हम सब उसी पुराने घर में शिफ्ट हो गए जिस पर हम पहले रहा करते थे। दोस्तों, ये मेरी पूरी फैमिली के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये मैं आपको साबित नहीं करना चाहता, बस आपको इतना बताना चाहता हूं, जिंदगी में कभी भी इन चीजों से मत उलझना। ये मेरे और मेरे 4 दोस्तों के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। दोस्तों, आपने तो सुना ही है कि रास्ते पर आते जाते कहीं पर टॉयलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई जगहों पर ऊपरी शक्तियों का वास होता है। मगर जब हमारे साथ एक घटना घटी तब हम इन सब चीज़ों पर कभी गौर भी नहीं करते थे। ये बात तब की है जब एक दिन गांव के बाहर खुले मैदान में शाम के वक्त हम पांचों खेल रहे थे और फिर जब अंधेरा होने लगा तो हम सब वापस गांव के लिए लौटने लगे। मगर तभी हमारे एक दोस्त ने कहा कि तुम लोग चलो यार, मैं टॉयलेट करके आता हूँ। तो वो टॉयलेट करने चला गया और हम धीरे धीरे रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। अभी हम कुछ दूर आगे चले ही थे कि तभी हमारा दोस्त जो टॉयलेट गया था उसकी हमें बेहद ही तेजी से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। उसकी आवाज़ सुनकर हम चारों दौड़ते हुए वापस उसी खुले मैदान के पास पहुंच गए, मगर वहां कहीं पर भी हमें वो हमारा दोस्त नजर नहीं आया। इस पर हम चारों ने उसको इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया और उसको ढूंढते हुए मैं उसी मैदान के पास लगे पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया, जहां मैंने देखा कि वो मेरा दोस्त पीपल के पेड़ के पास जमीन पर बेसुध पड़ा था। वो देखकर मैं काफी घबरा गया और मैंने अपने बाकी दोस्तों को आवाज देते हुए कहा कि अरे भाई, सभी लोग पीपल के पेड़ के पास आ जाओ, सुरेश यहीं पर बेहोश पड़ा है। फिर बाकी दोस्तों के आते ही हमने सुरेश को होश में लाने की बहुत कोशिश की, मगर वो होश में नहीं आया, जिस वजह से हम लोग काफी डरे हुए थे। हमने सुरेश को उठाया और उसे लेकर गांव पहुंचे और फिर सुरेश को लेकर हम सब उसके घर पहुंचे और उसके घर के बाहर पड़ी चारपाई पर हमने उसे लिटाया। सुरेश के घर वाले उसकी ऐसी हालत देखकर हम सब पर चिल्लाने लगे कि तुम लोगों ने सुरेश के साथ ये सब क्या कर दिया है। हमने उन्हें सारी बात बताई कि हमें खुद कुछ नहीं पता ये सब कैसे हुआ। हमें तो सुरेश पीपल के पेड़ के पास बेहोश पड़ा मिला था और हम उसे उठाकर ले आए हैं। हमारी बात सुनकर गांव के ही एक आदमी ने कहा कि
उस पीपल के पेड़ पर भूत प्रेतों का वास है और सुरेश पर किसी ऊपरी हवा का चक्कर हुआ है। उस आदमी ने कहा कि बगल के गांव में एक भगत रहता है, जल्दी से उसे बुला लाइए, अब सुरेश को वही ठीक कर सकता है। दरअसल दोस्तों, भूत प्रेत और ऊपरी बलाओं से छुटकारा दिलाने वाले को भगत भी बोला जाता है। खैर, उस आदमी की बात सुनकर हम चारों दोस्त अपनी अपनी बाइक पर भगत को बुलाने के लिए बगल वाले गांव में गए और भगत को अपनी बाइक पर बिठाकर सुरेश के घर पहुंचे। सुरेश को देखकर भगत ने कहा कि इस पर एक बहुत ही ताकतवर चुड़ैल का साया है जो काफी गुस्से में है, क्योंकि इस बेवकूफ ने उसी पीपल के पेड़ के पास पेशाब कर दिया था और उसी पीपल के पेड़ पर इस चुड़ैल का वास था। उस भगत ने कहा कि यह चुड़ैल बहुत ही ताकतवर है, इसको मैं काबू में नहीं कर सकता। आप लोग जल्द से जल्द सुरेश को यहाँ से 20 किलोमीटर दूर बालाजी के मंदिर में ले जाइए, अब यह केवल वहीं ठीक हो सकता है। भगत की बात सुनकर सुरेश के परिवार वाले रोने बिलखने लगे और हम सब सुरेश के पापा को अपने साथ लेकर सुरेश की बाइक में बिठाकर बालाजी के मंदिर के लिए निकल पड़े। रास्ते पर चलते हुए हम लोग 2-3 किलोमीटर ही आगे निकले थे कि तभी सुरेश जोर जोर से कपकपाने लगा और जोर जोर से सांसें खींचने लगा। वो कुछ कहना चाह रहा था मगर उसकी आवाज़ निकल नहीं पा रही थी। हम सब बाइक रोककर सुरेश को रास्ते के किनारे लिटा दिए थे और वो क्या बोलना चाहता है ये सुनना चाहते थे। तभी सुरेश ने अपने पापा का हाथ पकड़ लिया और आवाज़ को खींचते हुए वो बस इतना बोला कि पापा, वो मुझे मार डालेगी। और इतना बोलते बोलते ही सुरेश की आंखें टंग गईं और उसकी सांसें चलना बंद हो गईं। दोस्तों, सुरेश की मौत हो गई, मगर उसके पापा ये मानने को तैयार नहीं थे और वो बोले कि सुरेश को तुरंत हॉस्पिटल लेकर चलो। तो हम सब सुरेश को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। वहां पर डॉक्टर ने भी बताया कि सुरेश की मौत हो चुकी है। दोस्तों, सुरेश अपने परिवार का इकलौता और जवान बेटा था, तो आप समझ सकते हैं कि उसके परिवार पर उसकी मौत का कितना बड़ा सदमा लगा था। तो दोस्तों, ये हम सब दोस्तों के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस ये 2 कहानियां ही थी। अगर आपको कहानियां पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली कहानियां भी आप लोग सुन पाएंगे। साथ ही आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और हमने हमारे सारे एपिसोड्स की एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है जो आपको चैनल पर जाने पर मिल जाएगी। तो अगर आप सारी कहानियां एक साथ सुनना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। बाकी आप लोग हमारे दूसरे चैनल ब्लडी संडे को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको बहुत सारी सच्ची डरावनी कहानियाँ देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती हैं, और यकीन मानिए आपको वो कहानियाँ सुनने में बहुत मज़ा आएगा। तो आप हमारे दोनों चैनलों को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोस एपिसोड्स आएंगे उनका आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उन कहानियों का मज़ा ले पाएंगे। तो बस फिलहाल आज के वीडियो में बस ये 2 ही कहानियाँ थी। आगे और भी कहानियाँ इस चैनल पर आएंगी, उनको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ऐसे महामारी के टाइम में आप सब लोग बिल्कुल सेफ रहिए, जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और वैक्सीन जरूर लगवाइए, क्योंकि जान है तो जहान है। और हाँ दोस्तों, जाते जाते आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप अपने फेवरेट हॉरर टॉपिक्स को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मैं एक एक करके सभी के टॉपिक्स पर कहानियाँ लेकर आऊँगा। और लास्ट में आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।